नमस्कार। आज हम 9 से 14 जून 2025 के सप्ताह की अहम खबरों पर गहराई से नजर डालेंगे, खास तौर पर यूपीएससी के नजरिए से। जी बिल्कुल। इस हफ्ते डिप्लोमेसी, घरेलू नीति, साइंस, कई क्षेत्रों में जरूरी डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो देखते हैं क्या है खास। तो शुरुआत करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के यूरोप दौरे से। फ्रांस और बेल्जियम, क्या मकसद था इस दौरे का? देखिए, ये भारत यूरोपीय संघ संबंधों को और मजबूत करने की एक कोशिश थी। मेन फोकस भारत यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर था, जिसे एफटीए कहते हैं। एफटीए, हाँ। और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर भी बात हुई। साथ ही जो भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आईएमईसी, उस पर भी चर्चा हुई। ये काफी अहम प्रोजेक्ट है। ये कॉरिडोर तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। खैर, उधर रूस यूक्रेन संघर्ष में भी कुछ नया हुआ? हाँ, चिंता की बात है कि रूसी सेना निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में आगे बढ़ी है। ये यूक्रेन का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। ओह, इसका मतलब आर्थिक असर भी पड़ेगा। बिल्कुल। इन संघर्ष क्षेत्रों और उनके जियो इकोनॉमिक महत्व को समझना जरूरी है। डेलवॉय के एआई मैप्स जैसे टूल्स इसमें मदद कर सकते हैं। वो पूरे इलाके को विजुलाइज करने में सहायक होते हैं। सही कहा। अच्छा, भारत अमेरिका व्यापार समझौते का क्या स्टेटस है? कुछ बात आगे बढ़ी? बातचीत तो चल रही है। उम्मीद है कि 2025 के अंत तक एक मिनी डील हो जाए, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ। और भारत की तरफ से? भारत खासकर कृषि बाजार तक पहुंच के मामले में अपने किसानों के हितों को पहले रख रहा है। ये बातचीत थोड़ी जटिल है। ऐसी मल्टी लेयर्ड वार्ताओं को समझने के लिए डेलवॉय का यूपीएससी जीपीटी जैसे एआई टूल्स काम आ सकते हैं, क्योंकि वो विशाल डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, और भारत मंगोलिया के बीच एक सैन्य अभ्यास भी हुआ, नोमैडिक एलिफेंट। जी, उलान बटार में ये अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों और सटीक स्नाइपिंग पर केंद्रित था, खासकर अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों के लिए। डिफेंस करंट अफेयर्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और मध्य पूर्व में फिर से तनाव, इजराइल ईरान के बीच। हाँ बिल्कुल। खबरें हैं कि इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। इससे तनाव काफी बढ़ गया है। इसका भारत पर क्या असर हो सकता है? सीधा असर तेल सप्लाई और हमारे एक्सपोर्ट की लागत पर पड़ सकता है। रीजनल अस्थिरता बढ़ती है तो दिक्कतें आती हैं। ऐसे संघर्षों का पूरा बैकग्राउंड समझने के लिए भी डेलवॉय का यूपीएससी जीपीटी उपयोगी हो सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत ने गाजा युद्ध विराम पर यूएन महासभा के प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज किया। ये भारत की संतुलित विदेश नीति दिखाता है। बैलेंस्ड अप्रोच। चलिए अब देश के अंदर की खबरों पर आते हैं। अगली जनगणना में जाति गणना शामिल करने का फैसला, ये बड़ा मुद्दा है। जी, ये काफी ऐतिहासिक फैसला है। 2027 की जनगणना, जिसकी रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 है, उसमें सभी हिंदुओं का जाति विवरण लिया जाएगा। इस डेटा का इस्तेमाल कहाँ होगा? ये डेटा परिसीमन के लिए, महिला आरक्षण लागू करने के लिए और सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बेहतर प्रबंधन के लिए बहुत ज़रूरी होगा। हालांकि इसके सामाजिक असर पर बहस तो चल ही रही है। जनगणना और सामाजिक न्याय जैसे टॉपिक की बारीकियों को समझने के लिए डेलवॉय के पीवाईक्यू बैंक में पिछले सालों के सवाल देखना फायदेमंद हो सकता है। और सरकारी योजनाओं को लेकर भी सरकार कुछ नया कर रही है। हाँ, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मार्च 2026 के बाद अगर कोई केंद्रीय योजना जारी रखनी है तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाने होंगे। अच्छा जी, और हर योजना की एक समाप्ति तिथि यानी एंड डेट भी होगी। मतलब अब फोकस आउटकम पर है, सिर्फ पैसा खर्च करने पर नहीं। ये तो जवाबदेही बढ़ाने वाला कदम लगता है। अच्छा, एक और बदलाव, तत्काल टिकट बुकिंग में आधार जरूरी हो रहा है। सही। 1 जुलाई से आईआरसीटीसी पर ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए और 15 जुलाई तक ऑफलाइन काउंटरों और एजेंटों के लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। मकसद है टिकटों की कालाबाजारी रोकना। हाँ, और पूर्वोत्तर से एक अच्छी खबर है, आइजोल को पहला रेल लिंक मिल रहा है। जी हाँ, होटोकी से सेरांग तक नई रेलवे लाइन को मंजूरी मिली है। ये बैराबी सेरांग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इससे मिजोरम में कनेक्टिविटी और इकोनॉमी दोनों को बूस्ट मिलेगा। ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मैप पर देखना हो तो डेलवॉय के एआई मैप्स काफी उपयोगी हैं। कानून के मोर्चे पर जुडिशियल सेंसिटिविटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर भी कुछ बहस चल रही है। हाँ, एक लेख में ये तर्क दिया गया कि क्या अदालतें कभी-कभी अनुच्छेद 19(1)(a) के सिद्धांतों से ज्यादा भावनाओं को तरजीह दे रही हैं।
इसमें श्रेया सिंघल केस का जिक्र था। हाँ, और रेगुलेटर्स के लिए भी कुछ कहा गया। जी, आरबीआई और सेबी जैसी संस्थाओं से रेगुलेशन बनाने की प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की गई है। ये जीएस पेपर 2 के लिए अहम मुद्दे हैं। अपने उत्तरों का मूल्यांकन डेलवॉय के मेंस इवैल्यूएटर से करवाना भी तैयारी में मदद कर सकता है। सामाजिक न्याय की बात करें तो तेलंगाना का वेलपुर मॉडल सामने आया है बाल श्रम खत्म करने में। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है जमीनी स्तर पर काम करने का। लेकिन दूसरी तरफ हाल के आंकड़े दिखाते हैं कि किशोरों द्वारा हिंसक अपराध बढ़ रहे हैं। ये चिंता की बात है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 भारत की रैंकिंग क्या रही? भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर रहा। आर्थिक भागीदारी में थोड़ा सुधार है, पर राजनीतिक सशक्तिकरण में गिरावट आई है। ऐसी रिपोर्ट्स का एनालिसिस डेलवॉय के करंट अफेयर्स सेक्शन में मिल जाता है। पर एक अच्छी बात यह हुई है कि मेंटल हेल्थ को अब हेल्थ इंश्योरेंस में फिजिकल बीमारियों के बराबर कवर मिलेगा। ये जरूरी कदम है। अच्छा, अब साइंस, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी पर आते हैं। भारतीय एस्ट्रोनॉट वाला एक्सियोम स्पेस मिशन क्यों टल गया? X4 मिशन, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जाने वाले थे, वो स्पेसएक्स के रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन लीक होने की वजह से स्थगित हो गया। ओह, पर्यावरण में स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन पर स्टडी हुई। ये क्या चीज है? ये बेसिकली समताप मंडल में एरोसॉल डालकर धरती को ठंडा करने का एक तरीका है। काफी विवादास्पद है। इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर चिंताएं हैं। जो इंजीनियरिंग मतलब? और उत्तराखंड में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में एक सॉलिड वेस्ट इंसिनरेटर यानी कूड़ा जलाने वाले प्लांट की आलोचना हो रही है। लेकिन एक अच्छी खबर कश्मीर से है। वहाँ यूरेशियन उदबिलाव देखा गया है, जो बायोडायवर्सिटी के लिए अच्छा संकेत है। और कृषि से एक बड़ी खबर आई, भारत में हींग की खेती। जी हाँ, CSIR IHBT ने हिमाचल प्रदेश में इसे सफलतापूर्वक उगाया है। अब तक हम हींग पूरी तरह इंपोर्ट करते थे, तो ये आत्मनिर्भरता और किसानों की आय दोनों के लिए बड़ा कदम है। ये तो कमाल की बात है। आखिर में इकोनॉमी के आंकड़े, रिटेल इन्फ्लेशन काफी नीचे आ गया है। हाँ, मई में रिटेल इन्फ्लेशन 2.8% पर आ गया, जो पिछले 6 साल में सबसे कम है। इसकी मुख्य वजह खाद्य महंगाई में कमी है। तो क्या आरबीआई अब ब्याज दरें घटाएगा? शायद अभी नहीं, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन अभी भी थोड़ा ज्यादा है। तो आरबीआई शायद इंतजार करेगा। इन्फ्लेशन ट्रेंड्स और मॉनेटरी पॉलिसी पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और डेलवॉय जैसे प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने से पता चलता है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये था इस सप्ताह के कुछ प्रमुख यूपीएससी प्रासंगिक घटनाक्रमों का एक त्वरित विश्लेषण। कूटनीति, घरेलू नीति, विज्ञान, समाज, अर्थव्यवस्था, काफी कुछ कवर हुआ। बिल्कुल, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक बात सोचने वाली है, जैसे सरकार अपनी योजनाओं के लिए रिजल्ट्स पर फोकस कर रही है, क्या हमें अपनी तैयारी में भी इसी तरह के आउटकम ओरिएंटेड मूल्यांकन की जरूरत नहीं है? ये देखने के लिए कि जो पढ़ा वो अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। जरूर सोचने वाली बात है। सटीक विश्लेषण और तैयारी के लिए सही टूल्स का इस्तेमाल करना, जैसे आपने बताया, डेलवॉय के AI मैप्स, यूपीएससी जीपीटी, PYQ बैंक, मेंस इवैल्यूएटर और मॉक टेस्ट काफी मददगार हो सकता है। जानकारी रखें, विश्लेषण करते रहें। मिलते हैं अगली बार।